नमस्कार मित्रों, आपका खूब खूब स्वागत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 2 का कोर टॉपिक, जो एक मेजर सब्जेक्ट है, जो अपने आप में एक बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट है। वो क्या है? इंडियन पॉलिटी, मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था। आपको राजनीति नहीं पढ़ना है, आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, मतलब कि राज्य व्यवस्था पढ़ना है। आपको राजनीति के बारे में, इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, मतलब क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी कुछ हद तक इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा करंट अफेयर्स कि जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ संबंध रखता है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस के ऊपर। जब भी आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस कम है, लेकिन मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इनसे अच्छा खासा है, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। वो क्या टॉपिक है यहाँ पे? पहली बात तो प्रीलिम्स में लिखा हुआ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस नहीं है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। आप कहोगे सर दोनों में फ़र्क क्या होता है? ये समझाने का मुख्य कारण एक यही है क्योंकि बहुत सारी कोचिंग क्लास में केवल ये लोग भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ाते हैं, मतलब कि इंडिया की पॉलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन इंडिया का गवर्नेंस नहीं पढ़ाते। कैसे समझते हैं? उदाहरण के तौर पे भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया जिसे हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब कि ये जो है, ये बिल पास होकर जब एक्ट बनता है तो इसकी सुविधा है, या तो इसके जो फैसिलिटीज़ है या तो इसके जो फ़ायदे हैं, वो हम लोग भारत के नागरिकों तक किस तरह से पहुँचाएंगे, उससे हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नेंस। इज इट क्लियर? इसके अलावा आप और उदाहरण ले सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी एक्ट, लेट अस अज्यूम कि भाई सरकार ने ये तय किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कि हम लोग अभी से क्या करेंगे कि भाई वन्य जीवन जो होता है उसकी हम लोग सुरक्षा करेंगे। तो वो सुरक्षा को हकीकत में किस तरह से करेंगे, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका अमलीकरण किस प्रकार से होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नेंस। मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ और होती है, गवर्नेंस कुछ और होता है। गवर्नमेंट इज ओनली स्केलेटन, वो एक बेसिकली फ्रेमवर्क है, लेकिन वो भारत के नागरिकों तक वो सुविधाएं किस प्रकार से पहुँचती है, उसका फायदा उन्हें किस तरह से पहुँचता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नेंस। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट और होती है, गवर्नेंस और होता है। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और नहीं है, एंड लिखा हुआ है। मतलब क्या है? ये आप जितना ही पॉलिटी पढ़ते हो उतना ही आपको गवर्नेंस भी पढ़ना होगा, या तो उसको साथ में लेकर चलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। अब आपको कहोगे से पब्लिक पॉलिसी जो है वो मेंस का टॉपिक नहीं है। देखिए, ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर इन लोग ने लिखा हुआ है। पब्लिक पॉलिसी मतलब सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किस तरह की नीति बनाई जाती है कि, और वो नीति बनाने के बाद क्या उसका परफॉर्मेंस, क्या उसका हम लोग असर दिखता है कि नहीं दिखता। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, उसका किस प्रकार से देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन केवल उसका वर्णन किया हुआ है। प्रश्न भले ही नहीं पूछे हो, लेकिन आने वाले कल में अगर ये लोग प्रश्न चाहे तो पूछ सकते हैं, आपके सामने रखा हुआ है। और दूसरा कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड है, जो मोस्ट निगलेक्टेड है, वो है राइट्स इश्यूज़, मतलब कि अधिकार को लेकर कौन से मुद्दे हैं, उसके बारे में इन लोग ने वर्णन किया हुआ है। आप कहोगे सर ये बेसिकली बहुत जो फंडामेंटल राइट्स मतलब कि बुनियादी देखा जाए तो जो भी अधिकार जो हम लोग को मिले संविधान के द्वारा, ये वही तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लिखा हुआ है और राइट्स इश्यूज़ और लिखा हुआ है, और इसके बाद में एक और चीज़ लिखी हुई है, वो है एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ चाहे तो ये लोग डाल सकते हैं, मतलब कि शामिल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर वो पुलिस के अंदर जिस तरह से आता है आईपीसी सीआरपीसी, वो भी शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चाहे तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में हम लोग को कोई भी क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं हैं। और कौन से टॉपिक्स आपके सामने देखने को मिलते हैं, वो ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब कोई आप में से ऐसा आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है या डिबेट कर सकता है कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। देखा जाए तो उसे आप इकोनॉमिक में भी ले सकते हो, मतलब कि आर्थिक विकास या तो आर्थिक प्रगति में भी आप ले सकते हो। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि सामाजिक विकास, उसमें भी आप चाहो तो इसको शामिल कर सकते हो। लेकिन इसे यहाँ पे लिखने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब की सब चीज़ें जो है ये कुछ ना कुछ हद तक आप देख सकते हो कि गवर्नेंस में भी शामिल होती है। ठीक है, गवर्नेंस मतलब प्रशासन। आते मेंस के ऊपर, तो मेंस में क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, मतलब क्या होता है उसका आपको इतिहास समझाना है कि उसके ना मुख्य लाक्षणिकता क्या है, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, उसकी उत्क्रांति किस प्रकार से हुई है, अमेंडमेंट्स उसमें बदलाव किस प्रकार से हुए, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस। अब आप कहोगे सर फाइनेंसेस दोबारा आ गया, फाइनेंसेस तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्यों के बीच में फाइनेंसेस मतलब कि वित्त का किस तरह से विभाजन होता है, उसका वर्गीकरण किस तरह से होता है, उसका वितरण किस प्रकार से होता है, अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, salient features of RPA,
अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ये आपके सामने मैंने सिलेबस को प्रस्तुत किया हुआ है। इज इट क्लियर? आप कहोगे सर बाकी कोई भी सब्जेक्ट में इतना विस्तार में नहीं देखने को मिला जितना हम लोग को यहाँ पे पॉलिटी के संदर्भ में देखने को मिलता है। फाइन, तो क्योंकि इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है, तो ब्रॉड है तो क्वेश्चन भी ऐसे ब्रॉड ही आएगी आपके सामने। तो आते हम लोग वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पाई चार्ट के ऊपर। यदि आप ये पाई चार्ट देखोगे तो आप कहोगे सर ये पाई चार्ट के अंदर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि सर केवल यही टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि आप उसे एक जगह पे केंद्रित नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? अधिकतर प्रश्न कहाँ से आते हैं? आप कहोगे सर मौलिक अधिकार पे से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए, बिल्कुल आए। कौन से टॉपिक में से? राइट टू ये वाला जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन आए, बिल्कुल आए। और कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आए? आप कहोगे सर ये वाले पार्ट में से, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि जो राज्यों की जो स्वायत्तता है या तो उनकी जो स्वतंत्रता, मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो लोग बनाए रखना चाहते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछे हुए। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन बाकी आप जो भी टॉपिक देखोगे ना, ये वाला डेमोक्रेसी में कुछ क्वेश्चंस आए, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आए। लेकिन बाकी जो भी आप टॉपिक देखोगे उसमें आप देखोगे कि पूरी खिचड़ी बनी हुई है। मतलब क्या है कि क्वेश्चंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चंस जो है, प्रश्न जो उसका वितरण आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा तरीके से फैला हुआ है। इज इट क्लियर? और अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहाँ से देखने को मिलेंगे? वो ये वाला टॉपिक है, एक क्रीम कलर का, डेमोक्रेसी, टाइप्स, फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। राइट टू प्राइवेसी पे भी कुछ हद तक प्रश्न आए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन एंड अरेस्ट, मनमानी नज़रबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार। अब इसका करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स बेसिकली शाहरुख खान का जो बेटा, जिसका कुछ लफड़ा हुआ था, कुछ इशू हुआ था, वो संदर्भ में आप देख सकते हो कि क्योंकि करंट अफेयर्स था तो उसने ट्रिगर किया, और क्वेश्चंस ट्रिगर होते हैं तो बट ऑब्वियस बात है आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फाइन, तो ये सब बाकी जो टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स आप देख सकते हो। एम लक्ष्मीकांत जो हमारी भगवद गीता है उसमें से भी आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में मिल जाएगा। फाइन, आते हम लोग मेंस के ऊपर। तो मेंस में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? आप कहोगे सर मेंस में सबसे अधिक क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, वो ये वाले टॉपिक में से आते हैं। ये जो ब्लू कलर का है, नाउ व्हाट इज दिस ब्लू कलर, वील हैव टू लुक एट इट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मेंशन किया हुआ नहीं है। हाँ, ये रहा जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए ये ब्लू कलर, दिस इज रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। सबसे अधिक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। बाकी ब्राउन कलर का जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है? सांसद में जो समितियाँ हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, बेशक यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। फेडरलिज्म मतलब कि सहकारी संघवाद, इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुख्य आप देख सकते हो कि कुल मिला के 3 टॉपिक्स है जहाँ से सबसे अधिक आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कौन से 3 टॉपिक्स है? एक ये वाला टॉपिक पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यहाँ से क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और कहाँ से क्वेश्चंस आप देख सकते हो? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और तीसरा जो है मैंने आपको बताया जुडिशियल एक्टिविज्म, यहाँ से भी आप चाहो तो क्वेश्चंस को देख सकते हो। अंडरस्टूड? और बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हो कि उसका वितरण आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है या तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक है लोकल बॉडी, आप देख सकते हो यहाँ इसका वेटेज है, बिल्कुल है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है। और क्वेश्चंस कहाँ से? तो कैन लुक हियर, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू फाइंड द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट एज वेल। इश्यूज रिलेटेड टू, सॉरी इसका 2% ही है, आई एम सॉरी, इसका 2% ही है। और क्वेश्चंस आपको कहाँ से देखने को मिलता है? यू कैन सी द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट एज वेल। रेड कलर RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, यहाँ से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस थिंग कि क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। हाँ, कुल मिला के 4 या 5 मुद्दे ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इवन दिस थिंग, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू लुक एट द अदर टॉपिक्स, इसके अलावा बाकी सब मुद्दों के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वितरण जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही फैला हुआ है। तो यू कैन नॉट बेसिकली सेंट्रलाइज ऑल द क्वेश्चंस एट वन प्लेस, नॉट इवन वन प्लेस, बट यू कैन नॉट इवन सेंट्रलाइज द क्वेश्चन टू एटलीस्ट 3 or 4 प्लेसेस। यू कैन हैव अ लुक एट इट, कि पता चलेगा कि क्वेश्चंस आर डिवाइडेड ओवर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसका फैलाव आपको बहुत ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अगले लेक्चर में बताया कि प्रीलिम्स और मेंस में फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या है कि प्रीलिम्स में आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आपको केवल उसको परखना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, गलती क्या होती है कि एक सही के सामने आपके सामने 3 गलत दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे एक्चुअली पुट अ बबल ऑन द रॉन्ग आंसर। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो गलत वाले आंसर पे वो टिक मार्क कर देते हैं या तो बबल बना देते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। मेंस पे क्या होता है, आपके सामने केवल प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न के अंदर आपको उत्तर लिखना होता है, प्रश्न के नीचे आपको उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न आप समझ जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि उस प्रश्न के अंदर लिखना क्या है। तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू गो थ्रू द ओपिनियन एडिटोरियल आर्टिकल्स, जो ओपिनियंस आते हैं,
ठीक है, जो एडिटोरियल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, ठीक है, आपको पता ही होगा इंग्लिश माध्यम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, चाहो तो आप वो देख सकते हो, चाहो तो दैनिक जागरण आप देख सकते हो। तो ये जो न्यूज़पेपर्स जो अभी हम लोग ने चर्चा की है, अगर आप 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, 2 समाचार पत्र भी पढ़ोगे तो भी इट्स लाइक मोर देन इनफ, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आपको धीमे धीमे करके पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो बुक पे नहीं दी हुई है। बुक में दिया हुआ है वो सब चीज़ें आपकी केवल बेस बनेगी, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो आपको क्या करना होगा, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना होगा, आपको समाचार पत्र पढ़ना होगा। उसमें भी आपको खास करके वो टॉपिक को पढ़ना होगा जिसमें लोगों ने अपने खुद के ओपिनियन दिए, अपने खुद के विचार दिए हुए, ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स, उसको आपको पढ़ना होगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके लिए केवल बुक ही काम की नहीं है, बुक के अलावा भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी है जो आपको पढ़ना होगा, वो आपको कहाँ पे काम आएगी, मुख्य परीक्षा में काम आ सकती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो है मैंने आपके सामने प्रीलिम्स और मेंस उसका वर्गीकरण किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो दोबारा। सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आता है, आप कहोगे से पर्पल कलर क्या, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि राज्यों की स्वायत्तता, यहाँ से प्रश्न आए, बिल्कुल आए। आप देख सकते हो ग्रीन कलर, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आए, बिल्कुल आए। फंडामेंटल राइट्स, FR, मौलिक अधिकार के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा बाकी कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से अधिक प्रश्न आ रहे, ये वाला पार्ट, मनमानी नज़रबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार, ये भी आप देख सकते हो क्वेश्चन आए। उसके अलावा ये क्रीम वाला पार्ट, डेमोक्रेसी टाइप्स फंक्शनिंग से अकाउंटेबिलिटी, इन सब मुद्दों में से क्वेश्चन ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ों में आप देख सकते हो फैले हुए। और सेम चीज़ इज एप्लीकेबल ऑन मेंस एज वेल, कि मेंस में भी आपको देखने को मिलता है कि कुल मिला के 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे हुए हैं, लेकिन बाकी सब टॉपिक में से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस कुल मिला के देखा जाए तो बहुत फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है, ये कौन से संदर्भ में प्रस्तुत किया हुआ है, ये बेसिकली मैंने आपके सामने जो रखा हुआ है वो प्रीलिम्स और मेंस के संदर्भ में मैंने आपके सामने रखा हुआ है। दोबारा हम लोग आते हैं कोर टॉपिक पे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट फेडरलिज्म। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाप रे, इसमें तो मेरा हाथ भी दुख रहा है। मुझे याद है जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी तब एम लक्ष्मीकांत केवल 350 पेज की थी। आज अगर हम लोग देखें तो एम लक्ष्मीकांत खुद ही 600 पेज से ज़्यादा बढ़ गई है, 600, और अभी तो सुना है कि ये और भी बढ़ रही है, 750 पेजेस तक पहुंचने वाली है। तो आते हैं हम लोग कोर टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये प्रश्न जो है ये 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, आप कहोगे सर वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, आप देख लीजिए। 99% आई थिंक जीएसटी है, या जीएसटी के अलावा कुछ और है, लेकिन मेरा अनुमान वहाँ तक ये जीएसटी को लेके ही है। ठीक है, बिकॉज आई डोंट टीच पॉलिटी, इसलिए मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फाइन, तो ये जो क्वेश्चन इन लोग ने पूछा हुआ है। अब देखिए एक दो और क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, RPA। ये वाला जो क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा हुआ है, डिस्कस द प्रोसीजर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द RPA 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. अब आप कहोगे सर केस लॉज मतलब क्या LLB करना है क्या? मैं देखो प्रश्न पत्र के अंदर पूछा हुआ है और आपको केस लॉज के द्वारा इसको समझाना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको LLB करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो भी मतलब मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस के जो भी मुख्य जो जजमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, उसको आपको साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत में देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंदा भारती वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं जो मुझे याद है मिनरवा मिल्स केस, ऐसे जो भी मुख्य जो भी केस है उसका आप उदाहरण लेके आप समझा सकते हो और आपका खुद का विचार आप प्रस्तुत कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह के विकल्प उपलब्ध है। फाइन, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेंस के अंदर आप देख सकते हो कि प्रश्न लिखा हुआ है, हाँ प्रश्न लिखा हुआ है, आप प्रश्न को समझ सकते हो, हाँ आप प्रश्न को समझ भी सकते हो।
यानी प्रश्न को ऐसा जटिल नहीं होता, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि जिसको आप समझ ही ना सको। प्रश्न जो पूछा हुआ है वो आप समझ लोगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है, सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है, सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, चैलेंज क्या आती है कि ये प्रश्न में लिखना क्या है। ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखा हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। आप चाहो तो अभी 2 मिनट रेस्ट लेके इसको लिख भी सकते हो। फाइन। और 2-3 हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ है, दोबारा यही वर्ष में पूछा हुआ है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम, हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण के में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की है। आपको अगर सर ये पार्लियामेंट्री कमेटी में फाइनेंशियल कमिटीज़ कौन सी होती है, डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जैसा नो, तो इस तरह की जो कमिटीज़ होती है उसके बारे में आपको पूछा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ढांचा किस प्रकार से होता है और उसे किस प्रकार से इसके फॉर्मलाइजेशन में हेल्प किया है, मदद की है, इसके संस्थानीकरण में उसने मदद की है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन इन लोग ने 2021 में पूछा हुआ है। डू पार्लियामेंट्री रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज एंड इंस्पायर रिवरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ सच कमिटीज विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन इन लोग ने 2023 में पूछा हुआ है। तो ये लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। जैसा मैंने अभी आपको वर्णन किया, समझ में आ जाएगा, लिखना क्या है, दैट इज़ बिगेस्ट चैलेंज। फाइन। और इसमें अप्रोच क्या होती है, बुक प्लस अप्रोच। बुक प्लस अप्रोच मतलब कि बुक से आपको एक कदम आगे जाना है और आपको ये पढ़ना है कि इसका महत्व क्या है और इसका उससे अगर वही प्रश्न वही टॉपिक पे से वही मुद्दे पे से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसमें लिखोगे किस तरह से, क्या लिखोगे, और बुक से एक कदम आगे जाके आप किस प्रकार से उसका वर्णन करोगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हुए, आप देख सकते हो, आपको समझ में आ भी जाएगा। आते हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रीलिम्स को लेके। फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग जंप करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल राइट्स पे जो क्वेश्चन आया है 2023 के अंदर, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, मतलब कि 2 कथन दिए हुए और आपको पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फाइन। ये क्वेश्चन जो इन लोग ने फंडामेंटल राइट्स पे पूछा हुआ है। और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं डीपीएसपी के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा हुआ है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस। अब आप देखोगे सर इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको पूछा इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है, स्टेटमेंट के प्रकार पे भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है और मैच आपके सामने रखा जा सकता है, मतलब कि 2 जोड़ियों की तरह से भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। आते हम लोग यहाँ पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का कौन सा हिस्सा डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल या द 7th शेड्यूल। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, ये कौन से संदर्भ में समझाया हुआ है, ये आपको मैंने पॉलिटी के संदर्भ में समझाया हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करोगे कि सर तो गवर्नेंस के बारे में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। गवर्नेंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट 2 मिनट के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक खत्म होता है उसके बाद में तुरंत। इसके अलावा भी आप चाहो तो मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल पेश कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एफडी के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, और क्वेश्चन का पूछा हुआ है 2023 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, नेशनल फ्लैग के संदर्भ में। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपको पूछा हुआ है कि इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फाइन। तो ये जो क्वेश्चन से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हुए, यहाँ से आई होप आपको जजमेंट आ ही जाएगा। डेमोक्रेसी टाइप्स फंक्शनिंग, उसके ऊपर भी आप चाहो तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखना हो तो थोड़े बहुत देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। इसके बारे में आपको पूछा हुआ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। आपका वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ और है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कुछ और है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में उसकी मुख्य लाक्षणिकता क्या, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। 4 में से बहुत ऑब्वियस बात है, एक ही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन जो है मेरा अनुमान है वहाँ तक डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछा हुआ है। प्रश्न का जो निर्माण है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो देख के मैं आपको बोल सकता हूँ ये शायद एनसीईआरटी में से ही डिट्टो पूछा हुआ है, डिट्टो एनसीईआरटी में से पूछा हुआ है।
फाइन। तो बुक्स कौन सी रिफ़र करनी है, बट ऑब्वियस बात है आपके सब्जेक्ट के जो मुख्य जो लेक्चर है, जो कोर लेक्चर जो है वो आपको बता ही देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो टॉपिक है वर्गीकरण जो हम लोग ने देखा है उससे हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको आनंद आया, आपको समझ में आया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, और इसके आधार पर आप आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो टिल दैट टाइम विल एंड अवर टॉपिक हियर। इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नेंस, मतलब कि प्रशासन को लेके है, वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।